क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्रोन्स डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्रोन्स डिसीज़ ये एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था, बुरिल बी क्रोन। ये यूएस का एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, माहिर अमराज मैदा व आमा। उसी की तरफ मंसूब करके इसका नाम जो है क्रोन्स रखा गया है। हकीकत में ये जो है किस सिस्टम का मर्ज है, किस अज़्ब का मर्ज है, ये निज़ाम हज़्म का मर्ज है। डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मर्ज है। इसमें आंत के अंदर जो है इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है। आंत के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, वर्म पैदा हो जाता है, जिसमें ख़ास तौर से छोटी आंत और कभी कभी जो है बड़ी आंत भी इसमें मुतासिर हुआ करती है। छोटी आंत में जो टर्मिनल इलियम है वो उमूमन इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ करती है, और बड़ी आंत में अगर देखा जाए तो वो एसेंडिंग कोलोन है। एसेंडिंग कोलोन ख़ास तौर से इसकी जद में आया करती है। तो ये जो है इसकी तारीफ इस तरह करेंगे, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल एंड रेयरली द लार्ज गट। अमा के अंदर एक गैर मखसूस सुलह अरीकी इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, जो आम तौर से छोटी आंत में और शाज़ो नादिर हालात में बड़ी आंत में हुआ करती है। इस मर्ज़ में अमूमन जो है टर्मिनल इलियम और शाज़ो नादिर हालात में एसेंडिंग कोलोन मुतासिर हुआ करती है। क्रोन्स डिसीज़ को दिगर नामों से भी जाना जाता है। इस मर्ज़ को रीजनल इंटेराइटिस या रीजनल इलियाइटिस भी कहते हैं। मकामी इल्तिहाब आमा या मकामी इल्तिहाब इलियम, चूँकि इलियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी निस्बत से इलियाइटिस कहा गया। तो इतना याद रखना है कि ये छोटी आंत में एक इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, यानी छोटी आंत का मर्ज है, और कभी कभार जो है बड़ी आंत में भी ये इल्तिहाब, ये सूजन या वर्म पैदा हो जाता है। एज के एतबार से आम तौर से जो है इस मर्ज़ में 20 से 30 साल के जो अफराद हुआ करते हैं वो इसमें ज़्यादा मुब्तला देखे गए हैं, और अगर जिन्स के एतबार से देखें तो ये जो है मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। इस मर्ज़ के ऑनसेट की हम लोग बात करते हैं तो ये मर्ज़ जो है दफतन नहीं लायक होता है, बल्कि बतदरीज ग्रेजुअल इसका ऑनसेट है। धीरे धीरे ये अमा को अपनी जद में लेता है, अमा को मुतासिर करता है, अमा के अंदर, आंतों के अंदर इल्तिहाबी कैफियत पैदा कर देता है। अब हम लोग इसकी इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं, असबाब, कि वो कौन कौन से असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर इलियम में या टर्मिनल इलियम या एसेंडिंग कोलोन में ये इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप होती है।
ये सबब इसका क्लियर नहीं है। अब तक जितनी भी तहकीकात हुई है उसके मौजूदगी में अब तक इस मर्ज़ का हकीकी सबब मालूम नहीं हो पाया है कि किस वजह से आखिर ये मर्ज़ लाहिक हुआ करता है। अलबत्ता बाज़ मुहक्किकीन या रिसर्चर्स का नज़रिया है कि आंतों में मौजूद जरासीम या वायरस, बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में जब इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में आंतों के अंदर इल्तिहाबी कैफियत पैदा हो जाती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। और बाज़ का नज़रिया है कि इस बीमारी की वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है। अलबत्ता ये बात क्लियर है कि स्ट्रेस की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से ये बीमारी नहीं होती है। अलबत्ता कुछ लोगों की राय है कि बीमारी जो है जरासीमी तादिया या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हुआ करती है। तो इस तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से हाइपोथेसिस है, मफरूज़ात हैं। हकीकी इल्लत और हकीकी सबब का इल्म हुनूस दरियाफ्त नहीं हो पाया है। इसका असल सबब क्या है, क्यों आंत के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये अभी तक नामालूम है। अलबत्ता कुछ चीज़ों को मुआविन असबाब के तौर पर तस्लीम किया जाता है, कुछ चीज़ों को असबाब मुमिद्दा में शामिल किया जाता है, जैसे ग़िज़ा में रिफाइंड शुगर वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करना, या ग़िज़ाई अज़्ज़ा में फाइबर वगैरह का कम पाया जाना, या फिर इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है, यानी इम्यून सिस्टम जो है ठीक से वर्क न करता हो, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसी तरह से स्मोकिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के तादिये को भी, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस को भी इसके असबाब मुमिद्दा में शुमार किया गया है। अब हम लोग इस मर्ज़ के पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। जब इस मर्ज़ का मुआयना करते हैं, मरीज़ के आज़ा का मुआयना करते हैं, मर्ज़दा आज़ा का, जब नंगी आँखों से देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है कि उसमें बकसरत जो है वेल डिमार्केटेड सेगमेंटल बोवेल इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, यानी आंतों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है। इसके साथ साथ आंत का वो हिस्सा जो अफेक्टेड होता है, मुतासिर होता है, वो किस तरह से दिखाई देता है, हौज़ पाइप की तरह से। जो हौज़ की जो नाली हुआ करती है उसके जैसा दिखाई देता है। इस तरह दिखने का सबब क्या है कि मुतासिरा हिस्सा जो है दबीज़ हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और उसमें सलाबत पैदा हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। इसी की वजह से वो हौज़ पाइप की तरह से नज़र आने लगती है। और जो सिरोसा है उसमें छोटे छोटे ग्रेनुलोमा पाए जाते हैं, ग्रेनुलोमा से भरे हुए होते हैं। और आंत की ल्यूमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है। जो आंत का सुराख है वो तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है। और आंत की जो म्यूकोजल लेयर है उसमें सर्पिजिनस अल्सर मौजूद होता है। और वो हिस्सा जो सेहतमंद होता है या जिसमें अल्सर नहीं पाया जाता है उसमें सूजन होता है। इस सूजन की वजह से वो किस तरह से दिखाई देता है, कोबल स्टोन की तरह से।
कोबल स्टोन की तरह से सूजा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आंत के उस हिस्से में गहरे शिकाक भी मौजूद हों, डीप फिशर भी अम्मा की दीवारों पर मौजूद हों। और जब इसकी हिस्टोलॉजिकली स्टडी की जाती है तो पूरी अम्मा में इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है और उसमें मैक्रोफेजेज, प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, मुज़मिन इल्तिहाबी खलियात मौजूद हुआ करते हैं। ये इस मर्ज़ की क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर है कि अम्मा की पूरी मोटाई में इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है और उसके साथ साथ मुज़मिन इल्तिहाबी खलियात मसलन प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट्स वगैरह मौजूद हुआ करते हैं। ये इंतहाई अहम खुसूसियात है इस मर्ज़ की। इसके साथ साथ अम्मा में नॉन कैसिएटिंग सार्कोइड की तरह के ग्रेनुलोमा पाए जाते हैं। साथ ही जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो भी इसमें मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ जो म्यूकोजल लेयर है उसमें पैची अल्सरेशन पाया जाता है और यही पैची अल्सरेशन मुमकिन है कि बाद में डीप फिशर में तब्दील हो जाते होंगे, गहरे शिकाक में तब्दील हो जाते हैं और इसके साथ साथ उस मकाम पर प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह भी मौजूद हुआ करते हैं। अम्मा की जो म्यूकोजल लेयर है वो फैल जाती है और फैलने की वजह क्या होती है कि इसके अंदर तहब्बुजी कैफियत पैदा हो जाती है, एडिमा हो जाता है, इसलिए म्यूकोज़ा जो है फैल जाया करती है। और जब मर्ज़ बहुत ही मुज़मिन होता है, पुराना हो जाता है, क्रोनिक केसेस में फाइब्रोसिस भी नज़र आने लगता है और फाइब्रोसिस मस्कुलर लेयर पे बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। जो अम्मा के तमाम तबक़ात हैं उन तमाम तबक़ात पर यह फाइब्रोसिस नुमायाँ हो करके मस्कुलर लेयर को नाकारा बना देता है, उसको डिसरप्ट कर देता है। तो ये तब्दीलियाँ इस मर्ज़ में पैदा हो जाती है। अब हम लोग इस मर्ज़ की अलामात की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर में किस तरह की अलामात और निशानियाँ मिला करती है। ये बीमारी जो है 20 से 30 साल के अफराद में हुआ करती है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है। ज़्यादातर कॉमन किस में है, 20 से 30 साल के उम्र के जो लोग होते हैं उसमें ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। मर्ज़ की शुरुआत में पेट में बार बार दर्द होता है और दर्द जो है आमतौर पर पेट के दाएं जानिब जो ज़ेरी हिस्सा, निचला हिस्सा है उसमें महसूस होता है, यानी राइट इलियक फोसा में। खाना ठीक से हज़म नहीं होता है, डायरिया की शिकायत रहती है और मामूली बुखार भी मरीज़ को रहा करता है। वज़न भी कम होने लगता है, वेट लॉस। और जब बार बार इसहाल के रास्ते से खून का अखराज होने लगता है तो मरीज़ एनीमिया में भी मुब्तला हो जाता है, मरीज़ फ़क्रुद्दम का शिकार हो जाता है। अब हम लोग इस मर्ज़ के कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं कि इस मर्ज़ में किस तरह के अवारज़ात पाए जाते हैं। इस बीमारी की वजह से मुख्तलिफ़ आज़ा जो हैं मुब्तला मर्ज़ हो जाते हैं, मुख्तलिफ़
ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं, जिसमें लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्किन है, किडनी है, जोड़ है, जॉइंट्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म के अवारजात पैदा हो जाते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज का सबब बन जाता है, तसद्दुद अमा का सबब बन जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आंतों की दीवारें जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं और स्कार टिश्यू की वजह से उसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हो जाता है। दूसरे इसकी वजह से फिस्चुला बन जाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल फिस्चुला मुख्तलिफ ऑर्गन्स में बनने लगते हैं। चूँकि आंत इस मर्ज़ में मुब्तला मर्ज़ हुआ करती है, इसलिए मरीज़ जब जो भी ग़िज़ा या डाइट लेता है उसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, मरीज़ माल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ अवारजात का भी सबब बनता है। अब हम लोग इस मर्ज़ को और दूसरे मर्ज़ में कैसे तफरीक करेंगे, चूँकि ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में हमने एक और डिजीज़ को पढ़ाया था इससे पहले, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वर्मे कोलोन करही। क्योंकि दोनों की अलामात बहुत हद तक मिलती जुलती है, तो इन दोनों में तफरीक और तशख़ीस के लिए कुछ नुकात हैं जो अगर ज़हन में हो तो इस मर्ज़ की तशख़ीस आसान हो जाती है। इस मर्ज़ में जो है मुंह से लेकर एनस तक कहीं पर भी इल्तिहाबी कैफियत हो सकती है, लेकिन आम तौर से इलियम और एसेंडिंग कोलोन में ये इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है। क्रोन्स डिजीज़ में अमा का कोई हिस्सा मुतासिर होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूरी अमा के अंदर इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है। और अमा का वो हिस्सा ख़ास तौर से मुतासिर होता है जिसे रेक्टम, सेगमोइड कोलोन वगैरह जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में आम तौर पर मुब्तला मर्ज़ हुआ करती है। क्रोन्स डिसीज़ में जो है अमा की पूरी मोटाई में इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है, जो इंटायर थिकनेस है उसमें इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसमें सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होता है, जो आम तौर से म्यूकोजल लेयर तक ही महदूद हुआ करता है। क्रोन्स डिसीज़ में अल्सर की नौइयत किस तरह होती है? उसमें सर्पिजिनस अल्सर होता है, जो बाद में डीप फिशर में भी चेंज हो सकता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सर पाया जाता है और उसमें फिशर नहीं होता है। पॉलिप के एतबार से देखें, सूडो पॉलिप के एतबार से, तो क्रोन्स डिसीज़ में जो है शाज़ो नादिर हालात में सूडो पॉलिप पाए जाते हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आम तौर पर सूडो पॉलिप्स मौजूद हुआ करते हैं। फाइब्रोसिस के एतबार से अगर देखा जाए तो क्रोन्स डिसीज़ में जो है अमा के अंदर आम तौर पर फाइब्रोसिस या तलयुफ पाया जाता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयरली ही फाइब्रोसिस नज़र आता है।
क्रोन्स डिसीज़ में जो है फाइब्रोसिस की वजह से अमा की लंबाई में कमी हो जाती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मस्कुलर लेयर के इनकेबाज की वजह से, मस्कुलर लेयर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अमा की साइज़ कदरे छोटी हो जाती है। और जब माइक्रोस्कोपिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो इन्फ्लामेशन है वो अमा के तमाम तबकात तक मौजूद होता है। क्रोन्स डिजीज़ में अमा के तमाम तबकात में इल्तिहाबी कैफियत पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल, यानी तमाम तबकात में इन्फ्लामेशन पाया जाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा में इन्फ्लामेशन पाया जाता है। इन्फ्लामेशन की नोयत के एतबार से अगर देखा जाए तो अल्सरेटिव क्रोन्स डिसीज़ में जो है नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा पाया जाता है, और इसके साथ साथ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और माइक्रोफेजेस वगैरह मौजूद होते हैं। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्ट एब्सेस या नॉन स्पेसिफिक एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स दोनों पाए जाते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स ये सब मौजूद होते हैं। म्यूकोज़ा का अगर स्टडी किया जाए तो म्यूकोज़ा में क्रोन्स डिसीज़ में पैची अल्सरेशन पाया जाता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोज़ा के अंदर जो अल्सर होता है उसके साथ साथ उसमें जिरयानुद्दम भी पाया जाता है, हिमरेजिक हुआ करता है। सब म्यूकोज़ल लेयर क्रोन्स डिजीज़ में फैल जाती है एडिमा की वजह से, वाइडन ड्यू टू एडिमा, एडिमा की वजह से फैली हुई होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में या तो नॉर्मल हुआ करती है या रिड्यूस्ड कर जाती है। और जो मस्कुलरिस लेयर है, तबका अजली तबका जो है अमा के अजली तबका में क्रोन्स डिसीज़ में इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बस सिर्फ उस कंडीशन में जो टॉक्सिक मेगाकोलोन कहलाती है, उसी कंडीशन में इस तरह की तब्दीली पाई जाती है। क्रोन्स डिसीज़ में आमतौर पर फाइब्रोसिस भी यानी तलयुग भी पाया जाता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में अमूमन फाइब्रोसिस नहीं होता है। ठीक है। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस के एतबार से अगर देखें दोनों अमराज में किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, अवारजात, फिस्चुला, ये जो है क्रोन्स डिसीज़ के बाज़ मरीज़ों में यानी 10% मरीज़ों में इंटरनल या एक्सटर्नल फिस्चुला पाया जाता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ों में इंतहाई शाज़ो नादिर हालात में एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ज़्यादा केस में नहीं मिलता है, फिस्चुला नहीं हुआ करता है। क्रोन्स डिसीज़ जो है ये सरतान में रेयरली ही चेंज होता है, इसकी वजह से मरीज़ शाज़ो नादिर हालात में सरतान में मुब्तला होता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ अगर लंबे अरसे तक उस मर्ज़ में मुब्तला है, मसलन 10 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक अगर वो उस मर्ज़ में मुब्तला है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मुमकिन है कि उसके अंदर सरतान भी पैदा हो जाए, कैंसर भी हो जाए, वो कैंसर में भी मुब्तला हो जाए। और सरतान की नौयत किस तरह की हुआ करती है क्रोन्स डिसीज़ में? लिम्फोमा। फाइब्रस स्ट्रक्चर के एतबार से अगर हम लोग देखें तो क्रोन्स डिसीज़ में जो है
फाइब्रस स्ट्रक्चर भी आमतौर पर पाया जाता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में फाइब्रस स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनता है। तो ये तफसीलात हैं इस मर्ज़ के। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हफीजुल्लाह, मोहम्मद हफीजुल्लाह, मोहम्मद अकरम आलम, जी सर। समझ में आ गया जो कुछ पढ़ाए हैं? जी सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर शगुफ्ता रहमान, समझ में आ गया? अफजल अली, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जी सर। समझ में आया? सर जी सर। सर इंटरनल फिस्टूला के बारे में बताइएगा थोड़ा। इंटरनल फिस्टुला जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके अंदर। जी सर ठीक। हाँ नकीब, बोलो क्या पूछ रहे हो? नकीब अहमद, नकीब क्या जानना चाह रहे हो, पूछो। मोहम्मद अहमद रज़ा, जी सर। समझ में आ गया? जी सर। चलो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, या फिर क्लास को एंड करेंगे। नकीब अहमद हाथ उठाए हुआ है, कुछ पूछना चाहता लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, एंड किया जाए? जी जी सर। सर। जी चलो सर। चलो ठीक है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।